मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल कर देंगे। एक्सरसाइज 13.9 हमने स्टार्ट की थी कल, वॉल्यूम ऑफ 13.8 वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर हमने क्वेश्चन नंबर 5 पे कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 इट टॉक्स ऑफ थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपका एक बोल है, उसमें कुछ थिकनेस है। तो समटाइम्स क्या होता है, कोई बोल डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी होते हैं या कुछ होता है, तो वो किसी मेटल से बने होते हैं, तो उसमें कोई थिकनेस ही आती है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। एक मिनट, सो दिस इज अ हेमिस्फेरिकल बोल। ये थिकनेस के साथ है। थिकनेस का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल सरफेस स्टार्ट होती है वो ये है, दिस इज सॉलिड सरफेस। ये बाहर का सरफेस है, अगर आप अंदर टच करोगे तो ये होता है। समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन, किचन्स में होता था पहले एक सिस्टम, बड़ा सा वो पीसने के लिए पत्थर से बना होता था सिस्टम, हाँ ओवली सी होती थी, वो थिकनेस में समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने कल स्पेशली रखा था आपके लिए, तब ध्यान आया कि मैं क्या रख सकती थी, शो यू। जैसे कि दिस इज अ सीडी डिवाइस, है ना, तो इसके बीच में ये होल हुआ है। अब आप देखोगे तो ये जो आपका पूरा सरफेस है ना, ये मेटल यूज हुआ है। आप इसको किसी उस पर रख दो, मतलब आप इसके साथ ही कोई सॉलिड सरफेस बनाते हो या कोई आप इसका हेमिस्फीयर बना रहे हो, तो आपका बेसिकली ये वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ से एक अलग से कटोरी बनी हुई है और इसकी एक बाहर अलग से कटोरी बनी हुई है, राइट। आपने क्या किया है, कवर दे दिया किसी चीज को, मोटा सा कोई सॉलिड सा कवर दे दिया, आउटर एक सरफेस बना दिया अलग से, और थिकनेस है, बाहर प्लास्टिक लगा हुआ है, अंदर स्टील लगा होता है, और एक थिकनेस क्रिएट कर दी जाती है, ठीक हो गया। तो होगा क्या, दैट इफ यू क्रिएट अ सर्कल, आप मेजर करोगे तो बाहर की रेडियस कुछ और आएगी, अंदर की रेडियस कुछ और आएगी, हो गया। तो यहाँ पर दिस इज, ये सारी सॉलिड होती है, दिस सरफेस इज अ सॉलिड सरफेस, ये सारा सॉलिड होता है, ठीक है। और जो एम्प्टी स्पेस होगी वो ये जो होल्डिंग वाला, होल्डिंग के लिए जो हमारा एक कंटेनर बना होगा, वो ये चीज होगी, समझ में आ गया। और ये भी हमारे, उसने कहा है कि इसमें मेटल कितना यूज हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप वुडन एक चीज लेते हो, उस पर कार्विंग शुरू कर देते हो, आपने वुडन का एक, आपको मैंने लॉक दे दिया, आपने उसे सेमी सर्कुलर शेप करके उससे कार्विंग शुरू कर दिया, क्लियर हो गया। तो आपके पास वुडन की थिकनेस भी रहेगी, अंदर का आपने एक सॉलिड रिमूव कर दिया, अंदर की कुछ सॉलिडनेस आपने रिमूव कर दी, और आपके पास वो कंटेनर के फॉर्म में बन गया, राइट। सो नाउ इट सेज क्वेश्चन 6 में, आयरन शीट इज 1 सेंटीमीटर थिक। जो ये आयरन है, ये चीज आयरन है, ठीक है। अंदर तो ये एम्प्टी हो गया, सो इट इज 1 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस का मतलब कि अगर मैंने इस तरह से लिया ये, और इसके अंदर एक और, so this is 1 सेंटीमीटर थिक। जो थिकनेस है वो ये 1 सेंटीमीटर, ये सेंटर हुआ दोनों का, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमने यूज किए हैं, तो ये सेंटर हो गया, क्लियर हो गया। सो इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस मतलब यहां से लेकर यहां तक ये है 1 मीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। सो आई विल से इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसमें जो फाइनल उसने वॉल्यूम कहा है ना, तो आई विल चेंज इट टू मीटर ओनली, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटर रेडियस, 1.01 मीटर। तो यहां से लेकर पूरी आउटर रेडियस, देखो ना, इतना पोर्शन है स्मॉल आर, उसके बाद यहां से लेकर ये पोर्शन जो है वो है कैपिटल आर, समझ में आ गया है ना।
यहां से लेकर सेंटर से लेकर एंड तक आ गया कैपिटल आर, और इन बिटवीन आ गया स्मॉल आर, एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो कैपिटल आर इज 1.1. अब वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, वुड का, आयरन शीट का वॉल्यूम कितना है. तो आप इसमें क्या करते हो, आयरन शीट का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने कहा पूरा अगर ये सॉलिड होता तो इसका वॉल्यूम क्या होता, तो आप लिखते हैं पाई कैपिटल आर 4/3 बाय कैपिटल आर क्यूब. अगर ये पूरा हमारा मेटल बॉल होती, स्फीयर होता पूरा मेटल का, आयरन का, तो हमारा होता 4/3. लेकिन आपने अंदर से एक इसकी लेयर कट कर दी है, और वो भी क्या है, स्फेरिकल लेयर एक कट की है. कटोरे में से कटोरा निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, सॉरी 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. समझ में आ गया? कुछ नहीं, आपका उसने वॉल्यूम आपको जब तक आयरन की डेंसिटी नहीं दी हुई तो आप उसका कुछ नहीं सोच सकते, चाहे वो उसमें आयरन लिखा होता चाहे वो ब्रास लिखा होता. आपका क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम हमेशा यही है. वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी होगा. सेम चीज आयरन में ज्यादा हैवी होगी, सेम चीज स्टील में कम हैवी होगी, सेम चीज कॉटन में उससे भी कम हैवी होगी. आप इतने सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आप एक वो गत्ते का बोर्ड बना लो, या गत्ते का वो बना लो, बॉक्स बना लो, और उसी सेंटीमीटर का आप आयरन का बॉक्स बना लो, कौन ज्यादा हैवी होगा? सेंटीमीटर. आपने लेंथ ली है बस, और कुछ नहीं कहा. मैंने आपको ये टैबलेट दिया, ठीक है, मैंने डायमेंशंस आपको बता दिया, आपने इसका कवर बनाया. तो आपने क्लॉथ लिया, ठीक है, उसका कवर बना दिया. किसी और ने क्या किया, उसने कहा नहीं अच्छा सा केस बनाकर देते हैं आपको, तो उसने कोई मटेरियल यूज, मेटल यूज कर दिया. मेटल हैवी होगा ना. मैंने सिर्फ डायमेंशंस लिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, 5 बजे के बाद कर लेना. तभी कह रही हूँ 5 बजे के बाद ही कर लेना ना. अभी यही रख जाओ, बाहर रख जाओ. हाँ तभी तो कह रही हूँ बाहर रख जाओ. नहीं अभी यही रख जाओ बाहर, ठीक है. वो होता है डेंसिटी, हाउ क्लोज द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस. इसको स्टोर करना है, इसके लिए बॉक्स बना दो. तुम एक बॉक्स लेकर आती हो, कोई एक और कागज का वो बनाकर रैपर एक शीट लेकर आ जाता है, आप रैप करते हो गिफ्ट को, तो उसका भार तो नहीं बढ़ता. लेकिन अगर आप उसको थिकनेस में और ले जाओ, या उसे मेटल बॉक्स में स्टोर कर लो, तो उसका हेवीनेस हो जाएगी, ठीक है. तो दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड. क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल. आपने जो सेंटीमीटर में वेट वॉल्यूम निकाला है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड. इस डायमेंशन के साथ कुछ भी चीज डायमेंशन के साथ किसी भी चीज का एक कंटेनर बनाओगी, उसका वॉल्यूम यही है. अब वो कह रहा है कि हाउ मच आयरन इज यूज्ड, आयरन कितना है उसमें, ठीक है. आयरन का भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा. वो फर्दर ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए उसकी डेंसिटी लेनी पड़ेगी. बस एक है ये सॉलिड, ये बिल्कुल सॉलिड, ठीक है. अब एक होता है ये एम्प्टी स्फीयर, ठीक है, ये एम्प्टी है, अंदर से खाली है. क्रिकेट बॉल क्या होती है, आपके अंदर से फिल होती है, हैवी होती है. ऑस्को बॉल अंदर से खाली होती है. समझ में आ गया? अब आपने क्या किया, क्रिकेट बॉल ली, उसके अंदर से आपने स्कूप आउट कर लिया, ठीक है ना. आपने स्कूप आउट कर दिया, उतनी चीज आपने बाहर निकाली. तो ये आपने क्या बाहर निकाला, उसको हमने माइनस कर दिया, फाइनल वॉल्यूम निकाला. ठीक हो गया? बस कैलकुलेशंस ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती. अब आपको सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी है. The only thing required here is calculations only. तो आप लिखोगे 2/3 pi 1.01, 2/3 pi 1.01 cube minus 2/3 pi 1 cube. तो 2/3 pi आप कॉमन ले लोगे, 1.01 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब. श्रेष्ठ आप पढ़ रहे हो कि नहीं? 3.14 तो लिखा हुआ, तो आप 7 ही लिखोगे, और a क्यूब माइनस b क्यूब पे लगा सकते हो, या फिर 101 है तो इसका क्यूब. बस करो, स्टॉप इट नाउ.
कैलकुलेशन अगर नहीं हो रही है तो अपने अलग अलग करो, डोंट डिस्कस, छोड़ दो बस बात, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1.01 का स्क्वायर और फिर मैंने कहा है बातें छोड़ दो बस, राइट। तो ये आ जाएगा 101 इंटू 101, बस वही करना है। ठीक है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 101 से। सबसे इजी क्या होता है, आप इसे 100 + 1 लिख लो, आता है ना ये चीज करनी। तो 102 01 00 और उसमें आपने ऐड करना है 10102001, क्यूब हो जाएगा 10303, ठीक है। अब 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो यार समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, दैट इज व्हाई से कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी करना है तो 103 ले सकते हो आप, राइट। सो 101 का क्यूब अप्रोक्सीमेटली होता है 101.03, 1.01 का क्यूब 1.03। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, 1.03 - 1, ठीक हो गया। मैं देखते रहता। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 22/7 2/3 इंटू 0.03, ये कट जाएगा 0.01, ठीक है। r³ है, हाँ। तो 2 × 22/7, यहां से -1 भी तो करोगे, हाँ। तो 0.03 आ गया, हाँ। तो 0.0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 22 × 2/7 × 100, दिस इज द आयरन यूज्ड। तो बैठक में तो बात तो भैया 1.32/21 आ रहा है ना, दिस इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। आप इसे कट कर दो तो ये 0.44 ही आ गया, क्या फर्क हुआ, है ना। अच्छा गलत है ये, मैंने क्या किया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये गलत है। ठीक है, बस इसको माइनस करो। अब मैंने कहा ना, अगर तुम बोले मैंने सब में बाहर निकाल, बस करो। तो आपने इसमें पॉइंट लगाना होगा, ये आएगा 1.0303, ये आ गया -1, ठीक है। तो 1.03 अप्रोक्सीमेट ले लिया, -1। या लेना है तो पूरा ही ले लो, बिकॉज आगे मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाती है। 3 × 22/7 × 3/100, -1 किया, कट गया 44/7। अभी डिपेंड करता है इसलिए अप्रोक्सीमेशन कितनी ली होगी, अगर तो उसने प्रॉपर लिया हुआ है, पूरा मल्टीप्लाई करके लिया हुआ है, आपको वही नंबर लेना है, ठीक हो गया। पर आंसर पॉइंट्स में ही आएगा। और थिकनेस उसने फर्दर दी नहीं हुई है, तो आपको थिकनेस वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना है, मतलब आगे उसने डेंसिटी आपको नहीं दी हुई है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें आप, आंसर सही है इसका। हाँ 0.4708 आ रहा है। 4/3 नहीं 4πr², ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आया था 44/700। फिर उन्होंने ना पूरा वो लिया है, 1.03 था ना हमारा, 1.03301, तो ये आएगा 1.030301 इंटू 22/7 इंटू ये 0 हो गया ना, इंटू 2/3। उन्होंने पूरा लिया है, फिर मल्टीप्लिकेशन कैंसिल नहीं किया है, 0.030301 इंटू 44/21, ठीक है। उन्होंने अप्रोक्सीमेशन करके नहीं लिया, इजी होगा। पेपर में आपकी वो कैलकुलेशंस होंगे जिसमें अप्रोक्सीमेशंस नहीं होंगे,
क्योंकि किसी ने 1 में कर दिया, किसी ने 2 में कर दिया डेसिमल प्लेसेस में, तो वो सब चीजें ना वो मल्टीपल्स ही देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखा है ना, मैं हमेशा इसमें गलती करती हूँ, स्फीयर में मैं हेमिस्फीयर में स्फीयर ही लगा देती हूँ। स्फीयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। एंड कम्स टू वॉल्यूम, समझाते समझाते आई फॉरगेट कि मैं हेमिस्फीयर की बात करी थी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 7 सा आर कितना आ जाएगा आपके पास 7/2 सेंटीमीटर, राइट। तो उसने कहा वॉल्यूम निकालो। अब ये स्फीयर है, सो वॉल्यूम विल बी 4/3। अब तो ठीक है, बाय आर क्यूब 7/2 7/2 7/2, 7 तो कैंसिल हो रहा है, ये 3 2s भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाता है 49 इंटू 11/3, 539/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। यहां तक भी आंसर ठीक है। Question number 8. A dome of a building is in the form of hemisphere. It is to be whitewashed. Whitewashed from inside. अंदर से इसको whitewashing करनी है inside at the cost of ₹498.96. पूरे इस डोम को कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कंप्लीट अंदर वाला, जब आपने व्हाइट वॉशिंग की होगी तो आपने क्या निकाला होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वो भी हम इंटरनल लेंगे बिकॉज दोनों में थिकनेस तो हम वही करेंगे। तो इसका मतलब हमने कहा है कर्व सरफेस एरिया जब हमने लिया था, उस पूरे कर्व सरफेस एरिया को कवर करने के लिए मैंने 498.96 रुपीज लगाए। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ ना नई बुक्स में, है ना। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग लिखी हुई है ₹20 पर स्क्वायर मीटर। हाँ, अब आरव जो था उसने कहा था ना मुझे समझ नहीं आता कैसे करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, कितने पैसे खर्च होंगे 20 रुपीज। आपको क्या दिया हुआ है कॉस्ट, कॉस्ट के पैरेलल में लिखोगे 498.96, तो मिसिंग चीज क्या होगी कितने स्क्वायर मीटर्स। समझ में आ गया कि 20 रुपीज में 1 स्क्वायर मीटर हुआ, तो 498.96 में कितने स्क्वायर मीटर्स हुए होंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसके साथ कर्व सरफेस एरिया, 20 से डिवाइड करके विल गेट द कर्व सरफेस एरिया 244.98। 10 से आप 2 से डिवाइड करो ना, हाँ तो बेटा 48 तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा, अगर मैंने अगर नंबर सही लिखा है तो 498 है। हाँ मैंने 489 लिख लिया ना, तुमने लिखा ना, हाँ ये रहा 498, ठीक है 249.4 249.48, ठीक हो गया। तो आपके पास एरिया कितना आ गया कर्व सरफेस एरिया 24.948 स्क्वायर मीटर्स। अभी नहीं लगाना, अप्रोक्सीमेट हमने नहीं करना जब तक फाइनल आंसर ना हो, कभी भी पहले स्टेप में अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं, ठीक हो गया। 24.948 स्क्वायर मीटर्स इज योर सरफेस एरिया। तो इनसाइड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द एयर, अब वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होगा रेडियस। वॉल्यूम होता है इट्स अ हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब, वी नीड द रेडियस, और उसके लिए हमारे पास है 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.49, यही था 249.48 224.948, तो 2 इंटू 22/7 बिकॉज हमें
पाई के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। 20 था ना ये, तो 10 एक पॉइंट भी तो आएगा ना, तो 24.948 हो जाएगा। क्या मेरा भी 249 क्या 20 आपने क्या लिया कर्व सरफेस एरिया, कॉस्टिंग कितनी लिया? 20 लिया ना, और बेटा 2 जीरोस जहां पर भी हो, आपका पॉइंट यहाँ था ना, अब वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। क्या कर रहे हो तो वही तो ले रही हूँ मैं, आगे मैंने यही तो लिया है। हाँ 4 के आगे क्या कह रहे हो? मेरी बात आप क्या कर रहे हो, आप इस तरह से कर रहे हो। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹20, तो आपके पास कॉस्ट आई 498.96, तो इसके लिए आप कितने स्क्वायर मीटर करते? तो व्हाट आई डिड वाज 498.96 को मैंने 20 से डिवाइड किया। हाँ 4 अच्छा पॉइंट, फिर तो 2 के साथ भी कर लो तो बात वही आएगी, तभी तो 498.9.6 ये फिर तो फिर वही होगा ना। मेरे वाले में कॉस्ट यही दी हुई है और यहाँ पे इसको 20 करवा दिया, इट्स 498.9.6। अब वो तो मतलब ये है ना कि ₹2 का 20 कहा कि नहीं मैम कॉस्ट 20 है, तो उसने पिछले वाली बुक्स में उसने 498 ही रखा होगा 0.96, तो उसकी वजह से थोड़ा सा होगा। अब ठीक है ना? हाँ पॉइंट ही हटाना है, 249.4.8 ये आ गया, 10 से डिवाइड करोगे तो 249.4 ये आ गया है ना। तो बेटा बुक में वैल्यूज में फर्क है ना, उसमें तो आप ₹20 अगर मैंने ले लिया तो मैंने उसको भी चेंज नहीं किया, और मुझे कभी मतलब नहीं लिखा हुआ उसमें सिर्फ 20 किया, राइट। 249 और एक 0 कम हो जाएगी, बस इतना फर्क पड़ेगा, 249.48 और यहाँ पर 100, राइट। सो यहाँ से अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 1 2 4 7 4 22 से जाएगा, ये 11 से जाता है, हाँ जी जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये 2 22 से भी जाना चाहिए, चलो 11 से कर लो, 1 जा 11 14 1 जा 11 37 3 जा 44 4 फिर 2 से भी जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 6 7, ठीक है। R स्क्वायर इज इक्वल टू 567 इंटू 7/100, 567 क्या हुआ 7 इंटू 81, ठीक हो गया। तो आपकी R स्क्वायर हो जाती है 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9/100, R कितना हो जाएगा 7 इंटू 9/10 6.3। अब तो ठीक है, मैंने सिर्फ कैलकुलेशंस की हैं, कटिंग्स की हैं। R स्क्वायर आता है 567, तो मैंने उसको 7 से डिवाइड किया, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 81 हो गया, 81 अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर रूट निकालना और आसान हो गया। तो ऐसी कैलकुलेशंस आने आती है क्या, कि कर्व सरफेस एरिया निकालना था। हाँ तो अब उसे रेडियस निकाल ली, उसने आगे मुझे क्या पूछा, वॉल्यूम निकालो, तो कैसे निकालूंगी मैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम है 2/3 पाई r क्यूब, r हमने ले लिया, तो इट विल बी 2/3 इंटू 22/7 इंटू 63/10 63/10 63/10, ठीक हो गया। तो 21 3 अब कुछ और आगे कट नहीं सकता, तो 22 इंटू 6 इंटू 63 इंटू 63, और ये कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं, ठीक हो गया है ना। दिस इज द वॉल्यूम इनसाइड द, उस डोम के अंदर का वॉल्यूम आपका है जो आपके पास आएगा 22 इंटू 6 इंटू 63 इंटू 63/1000। फिर हो गया बच्चों सबको, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, देखो होता है। A capsule is in the form of a sphere of diameter 3.5 mm. अगर डायामीटर 3.5 mm है तो श्रेष्ठ आप मुझे बताओ रेडियस कितनी होगी? मुझे पता है, मैंने कहा पहले 10 कर लो फिर 9 करवा। नहीं मुश्किल है, बस वो है कि ये कैलकुलेशन से पहले कैलकुलेशंस कर ही रहे हो, ठीक है। श्रेष्ठ बताओ रेडियस कितनी होगी? 3.5 over 2. 3.5 by 2, तो इसे हम लिख लेंगे 35 by 20, और भी इजी करना है तो 7 by 2, ठीक हो गया। अब उसने कहा है हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मिलीमीटर्स इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो ये कैप्सूल के अंदर कितनी मेडिसिन फिल हो सकती है, क्या करोगे? और मेडिसिन यूजुअली क्या होता है, या तो ऑयल के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में होगा या फिर पाउडर फॉर्म में होता है। कभी खोला कैप्सूल को, है ना, पाउडर निकलता है अंदर से, तो उसमें कितना वॉल्यूम मेडिसिन का रख सकते हो, कितनी क्वांटिटी उस मेडिसिन की आ सकती है इन क्यूबिक मिलीमीटर्स। तो वॉल्यूम क्या होता है? अब क्योंकि ये स्फीयर है तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें कैलकुलेशंस ही है हमारे पास, 22/7 ही लेना है क्योंकि हमें कुछ और मेंशन नहीं किया हुआ। मैंने कहा था ना स्फीयर में क्या होता है, आपका 7 तो एडजस्ट हो जाता है, ये बेचारा 3 रह जाता है, 3 कहीं एडजस्ट नहीं होता, ठीक हो गया। सिर्फ इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है 539। प्रॉब्लम मतलब थोड़ी कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाती है। 24 आ जाएगा नीचे, है ना, इतनी मेडिसिन उसमें भरी जा सकती है। 539/24 इज राइट, ठीक है। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो आगे, डन, राइट। अब यहां पर आप अप्रोक्सीमेशन करोगे, आपका 539/2 क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, कोई ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं अब तक, हाँ, तो इस टर्म में आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हुआ, तो सब्जेक्टिव में 539/24 अगर आ गया किसी का, हमने देख लिया कि पेपर चेक करते हुए कि पेपर में ये आ चुका है, तो वी यूज्ड टू से कि ठीक है, उसने फिर आगे जो कैलकुलेशंस है वो 1 प्लेस में की हो या 2 प्लेस में की हो, अप्रोक्सीमेटली चल जाती है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जब आपको 4 में से एक ऑप्शन मार्क करना है, या तो क्या होगा, अगर मान लो ये 539 है ना, तो ये अगर 2 48 और 59, तो ये 2 22 पॉइंट। अब मैं आपको आंसर दूं 22.1, 23.9, 25.6 या 21.8, क्या मार्क करोगे आप? 22। आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा 21, 22.10, 22.11, 22.12। यहाँ पे क्लियर कट वाला ऑप्शन आपको दिया जाएगा क्योंकि आप 10th वाले बच्चे हो, सब कॉम्पिटिशन वाले बच्चे नहीं हो कि आपको और भी अच्छे से अप्रोक्सीमेशन करनी हो, कैलकुलेशंस करनी हो। समझ में आ गया? मैं वो कह रही हूँ, मान लो 22.1 आता है, 22 तो आता है ना, तो आपने अब 0.5 तुमने 2 प्लेसेस तक, क्या किसने 22.5 तक छोड़ दिया, किसने 3 प्लेसेस तक कर लिया, तो वो एक सब्जेक्टिव कंडीशन हो जाती है अपने कितना। हाँ, तुमने देखो ना, तुमने 2 प्लेसेस अप्रोक्सीमेट करके एक कर लिया। अब मैं होंगी तो मैं 2 प्लेसेस तक जाके अप्रोक्सीमेट करूंगी, मतलब मैं 3 स्टेप तक जाऊंगी, ठीक है ना। तो दैट इज अ सब्जेक्टिव इशू ऑल टुगेदर। मोस्टली आपकी कैलकुलेशंस आप बोर्ड्स के पेपर देख लेना, वही आती है जहां पर आपका एग्जैक्टली सॉल्व होता हो। जैसे 539 भी कट जाएगा 24 से, आपको यहाँ पे 3 नंबर जो है ना, ये 3 कटना चाहिए। जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25, 0.75 एग्जैक्ट आएगा, सबका ही आएगा, क्लियर हो गया। लेकिन जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये चलता जाएगा। अब कोई 2 प्लेसेस पे जाकर रुक जाता है, कोई 3 पे जाकर रुक जाता है, दैट इज अ सब्जेक्टिव कंडीशन। आपकी ये मेन फ्रैक्शन ये मैटर करती है, अगर ये सही है तो आगे का आंसर भी सही होगा, क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। आपने 27 स्फीयर्स लिए, सॉलिड थे, ठीक है, मतलब हेवी थे पूरे, और उनकी रेडियस थी r। रेडियस कितनी थी? r सेंटीमीटर मान लो या r यूनिट्स, एंड सरफेस एरिया s। इन्हीं का टोटल, मतलब इन सबका जो आपस में मिलाकर सरफेस एरिया था वो दिया हुआ उसने एज s स्क्वायर यूनिट्स, आर मेल्टेड। इन सबको हमने मेल्ट किया, इन 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना लिया, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया दे दिया f डैश, क्लियर हो गया। सो फाइंड रेडियस r डैश, इसकी रेडियस निकालो। ये सिर्फ मैंने बाद में इसलिए करवाया था बिकॉज ये r डैश s डैश दिया हुआ है, वो सब चीजों की वजह से, अदरवाइज कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में।
रेशियो ऑफ द अर्लियर सरफेस एरिया टू द न्यू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर है, फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। क्लियर हो गया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। डन। अब ऐसे ही आपने 27 स्फीयर्स लिए, ठीक है ना? ये हुआ S, और यहां से आपने लिया, आपके पास आ गया S'। क्लियर हो गया? इसकी रेडियस r' है, तो मैं इसको इक्वेट करूंगी, और S' किसकी इक्वल है? अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो 4πr' का होल क्यूब। समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं इसमें? सॉरी, मैं स्क्वायर लूंगी, क्यूब नहीं यहाँ पे, सॉरी। आपके पास 27 छोटी बॉल्स थी, ठीक है? हर एक का सरफेस था 4πr²। इन सबको मिलाकर आपने एक बड़ा सरफेस एरिया बना लिया। इसकी रेडियस मैंने कहा r', तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr' का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इस 4πr² के 27 पीसेस इकट्ठे मिलकर आपका 4πr' बना रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं, जब हम मेल्ट करके जा रहे तो क्या सेम होगा? वॉल्यूम, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो, ठीक है? 4πr² is surface area of one sphere, right? And 4πr' is surface area of one big sphere. जब आप मेल्ट करते हो एक स्फीयर को दूसरे में, आपने मेल्ट किया वन स्फीयर को बहुत सारे में, तो क्या चीज सेम रहती है? जो मैं अभी गलत बोल रही थी, वॉल्यूम। तभी मैं क्यूब में करी थी बात। तो क्या सेम होता है? वॉल्यूम, ठीक है? एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3πr³। और इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr' का होल क्यूब। एक का निकाला ना बच्चे, ठीक है? ये वाला कैसे बना? ये इतने वॉल्यूम्स को कितनी बारी लिया हमने? 27 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³ into 27 is equal to 4/3πr' का होल। अब समझ में आ गया? जब आप कन्वर्ट करते हो, ये वाला क्वेश्चन होता है, ये इसमें भी आता है, पेपर्स में भी आता है। आपने एक वायर ली, वायर को आप बेंड कर रहे हो, पहले उसका सर्कल बनाया, फिर स्क्वायर बनाया। तो इस केस में हर बार क्या चीज सेम रहती है? पेरीमीटर। ठीक हो गया? आपने कैनवस, आपने रेक्टेंगल पीस लिया, कपड़ा लिया, उसको कोन में चेंज कर दिया, उसका सिलेंडर बना लिया, है ना? या तो क्या चीज सेम रहती है? सरफेस एरिया। आपने एक चीज को मेल्ट कर लिया, क्ले लिया आपने, क्ले को कभी आप स्क्वायर बना रहे हो, कभी उसको क्यूब में क्यूब बना रहे हो उसका, ठीक है? तो क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम। क्लियर हो गया ना इतना? हाँ। ये तो बड़ा है ना राजू? 81 क्यों आएगा? हाँ, तो फिर 27 का 81 थोड़ी ना होगा। ये छोटे स्फीयर है, ये लाने के लिए मैंने 27 लिए, ठीक है? तो आपका ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? r³ into 27 is equal to r'³। तो उसने कहा है फाइंड द रेडियस r'। रेडियस r' क्या हो गई? क्यूब रूट ऑफ r³ into 27। r' क्या हो गई? r into 3r। छोटे स्फीयर्स की रेडियस का 3 टाइम्स कर दो तो बड़ा स्फीयर बन जाएगा। ठीक हो गया? छोटे स्फीयर्स की रेडियस का 3 टाइम्स हमने किया है।
नहीं, आर डैश निकालने को कहा है ना पहले, तो उसमें हमने वो निकाली 3r। उसके बाद उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, जो मैं बाय डिफॉल्ट पहले करने लगी थी, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो पहले वाले स्फीयर्स का सरफेस एरिया क्या था, s 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और जो s डैश था वो था 4 पाई r डैश क्यूब, है ना। और आप r डैश को कह रहे हो इज इक्वल टू 3r, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई 3r का होल क्यूब, 4 इंटू पाई इंटू 27 r क्यूब, राइट। सॉरी, स्क्वायर करना है उसमें, मैं क्या करती हूँ सीरियसली, दिमाग सच में ना घूमने गया हुआ है, सच में दिमाग घूमने गया हुआ है। ठीक है, तो s बाय s डैश निकालना है ना, रेशियो ऑफ s, s पहले लिखा है तो हम s को रखेंगे न्यूमरेटर में, s डैश 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई इंटू 9 r, तो ये कट गया, ये 4 5 हो गया 1/9। अब मोटी मोटी बात ये है कि देखो अगर फैक्टर हमारा 1:3 का आया है तो सरफेस एरिया स्क्वायर में 1/9, वॉल्यूम 1/27, समझ में आ गया ना, वो चीज चलती है ना। ये होता क्या है, ओरली करते हैं ना क्वेश्चन, या आदत हो गया तो लिखते में डिटेल में लिखने में, वो क्यूब स्क्वायर सच में हिले हुए आप तो सच में। तुम चलो चुपचाप से करो ये एक्सरसाइज 13.9 से पॉलिनोमियल्स बड़े अच्छे से आता है तुम्हें तो, है ना। सीख जाएंगे, ये भी तो सीख लो। अच्छा, बना लिया था टेस्ट खुद से, कैसे बनाया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 किसका सिलेक्ट हुआ? उसमें से क्वेश्चन उठा के नया टेस्ट बना। मैं भी यही करूँ आपके साथ, मैं कोई टेस्ट बना कर ले आओ, किसी के डालेंगे पर्ची, लॉटरी सिस्टम निकलेगा। मैं भी ना अपना स्मार्ट पे अपना टेस्ट बना के रखूंगी और वही सिलेक्ट करूंगी फिर। कोई बात नहीं, पता है मेजॉरिटी की बेसिस नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, ये सारी फिर वो होती है। पता है आपको कैसे मैं अपनी वाला टेस्ट ही सिलेक्ट करूं, जितनी मर्जी रखो, तुम हिला लो, सब हिला लो, फिर भी मैं अपने वाला निकालूंगी। नहीं नहीं कुछ नहीं, एग्जैक्ट मैं अपने वाला निकालूंगी। कुछ नहीं, आइस बंद कर देना मेरी। क्वेश्चन नंबर 2, चलो एक्सरसाइज 13.1 ऑप्शनल, एक्सरसाइज 13.9 ऑप्शनल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मुश्किल नहीं है और कोई इसमें लंबी कैलकुलेशंस भी नहीं है, फ्रंट कंपाउंड, बस इसमें लंबा क्वेश्चन है, ये 3-4 चीजें इकट्ठी दे दी तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, दैट्स व्हाई वी से कि शायद पेपर में ना आए, पर ये केस स्टडी बन के आपके पेपर में आ सकता है। केस स्टडी के 2-3 स्टेप्स में आप क्योंकि 5-6 मार्क्स कवर कर लेते हो, स्टेप बाय स्टेप उसको आंसर करते हो। इसमें लिखा है फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ अ हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, और साथ के साथ हम रेडियस निकाल लेंगे 21/2 सेंटीमीटर। और ऐसे आपने 8 स्फीयर्स लगाए हुए हैं फ्रंट कंपाउंड वॉल, ठीक है, आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड आर टू बी पेंटेड सिल्वर, इनको आपने सिल्वर पेंट करना है। चलो ये भी होगी बात। ईच सपोर्ट ऑन स्मॉल सपोर्ट्स, तो इनको स्फीयर को बैलेंस किया हुआ है एक स्मॉल सपोर्ट्स जो कि है सिलेंडर की शेप में, तो जो ये सपोर्ट है इट इज अ स्मॉल सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो यू कैन सी अगर आपका रेडियस 1.5 कर दिया तो उसने हाइट को साथ ही क्या कर दिया 7, व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 7 अगेन, बिकॉज आप पाई को क्या लेते हो 22/7। तो कैलकुलेशन इस तरह से इजी होती है, समझ में आ गया। तो हाइट है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट एंड इज टू बी पेंटेड ब्लैक, चलो इसको आप ब्लैक पेंट करोगे तो ये भी तो 8 ही होंगी ना, अगर ये स्फीयर्स 8 है तो ये भी तो 8 होंगे।
अब होता क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट कॉस्ट ₹25 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आपको है 25 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका पेंट है 5 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया? 5 पैसा लिखूंगी या 0.05, बिकॉज इसमें रुपीज में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, बाकी सब आप निकाल लोगे, राइट? हमें निकालना दोनों में क्या है, सरफेस एरिया, कर्व्ड कहो या टोटल कहो। अब सरफेस एरिया भी हम क्या करेंगे, स्फीयर का तो एक ही होता है 4πr²। ठीक है, हो क्या रहा है, जैसे आपकी ये रॉड है, इसके ऊपर आपने इसको फिक्स कर दिया, इसके बाद आप पेंट लेकर इसे पेंट कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल स्टिक हुआ हुआ है, हिल नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे रखा हुआ है। हाँ, तो जितना आपकी रॉड ने इस ऊपर को, इस स्फीयर को टच किया है, ऐसे प्लेस होगा, तो जो ये स्फीयर है इसके बीच में एक सर्कल ऐसा क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा रॉड है, रॉड के ऊपर फ्लैट होगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये रॉड छोटी है, आपका सर्कल बड़ा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पूरे सर्कल को कवर कर लिया, राइट? ये बहुत पतली सी स्टिक होगी, पेन ले लो, ये सिलेंडर की फॉर्म में हो गया, आपने इसे ऐसे प्लेस किया। जब आप इसे पेंट करोगे और मान लो इसको अलग किया, तो इतना सा पेंट आपका नहीं हुआ होगा स्फीयर। ठीक है, कितना पेंट नहीं होगा, जितना हमारा सिलेंडर का बेस एरिया है, बेस एरिया पेंट नहीं हुआ होगा। समझ में आ गई बात? तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे पहले। सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर निकाल लेते हैं, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, पाई सिलेंडर वाला रेडियस, तो मैंने इसे कैपिटल R लिख लिया, माइनस जो हमारा सिलेंडर का बेस एरिया है उतना माइनस कर देंगे। रेडियस फर्क आ गई ना, इसीलिए रेडियस में डिस्टिंक्शन रखनी है हम। और सरफेस एरिया ऑफ 8 स्फीयर्स, तो 4πr² माइनस πr² इंटू 8। समझ में आ गया? तो 4 मैं पाई कॉमन ले लेती हूँ, इजी रह जाएगा, है ना? तो मैंने पाई कॉमन लिया, 4 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 था ना रेडियस, 21/2 सॉरी, 21/2। अब खुद बताओ क्या माइनस करोगे सर? हाँ, तो πr² क्या होता है? हाँ, सर्कमफ्रेंस कहाँ से आ गया? तो रेडियस हमारे पास था 1.5 को ना मैं 3/2 लिख रही हूँ। ठीक है, और ये 8 पाई है। समझ में आ गया हमें? तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये 8 इंटू 22/7, पाई को तो यूज करना ही है, 4 इंटू 441/4 माइनस 9/4, यही आएगा। कैलकुलेशन फिर से कर लो, 8 इंटू 22/7, 4 इंटू 441 माइनस 9/4, यही करेंगे आप। ये आता है, हाँ 15/10 3/2 हो गया, वो इजी है। एंड आई सॉ कि वो भी 2 है, वो भी 2 है, तो 4 डिनोमिनेटर सेम आएगा। कहाँ मैंने कुछ नहीं किया, 1.5 थी ना रेडियस, उसको मैंने 3/2 ले लिया, तो यहाँ पे मुझे 3/2 को स्क्वायर करना इजी लगा, एज कम्पेयर टू 1.5 करती, 2.25, फिर उसको मैं 225/100 करती, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे से सॉल्व करती, तो डायरेक्टली ही कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना भी आसान है, दोनों फ्रैक्शंस को। तो मेरा कुछ ये बनकर आया, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 22 इंटू 170 1755/7। ठीक है,
ओके देखो कैसे आ गया, इनटू 4 तो मैंने खत्म कर ही दिया। कैलकुलेशन तो देखो यही होनी चाहिए, अब डिपेंड करता है हमारा आंसर। इसमें टोटल कॉस्ट निकाली है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड। सॉल्विंग तो कहीं की हुई है, मुझे कहाँ 4 नहीं, 4 इंटू 1 भी तो करोगे ना, इंटू 4 भी तो है। देखो 4 पाई आर स्क्वायर था ना, तो ये 4 आर स्क्वायर है। चलो इसको आगे सॉल्व करो, अभी यहाँ पर इतना आ रहा नहीं आ रहा, आगे कितना मेरे जो स्क्वायर का है मतलब माइनस करके वो एरिया थर्ड का एरिया माइनस करके तब मेरा हुआ है क्या तो अब 9703/14। हाँ तो अब मैं जो रॉड का एरिया करूंगी वो सिर्फ मतलब देखो दोनों की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अलग है। हाँ कर्व सरफेस एरिया होगा सिर्फ 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया में बेस भी तो बनना पड़ेगा। बेस क्यों, बेस तो वो लगा हुआ है ना आपका। हाँ इसलिए कैलकुलेशन सारी की है। क्या हो गया, इतना क्यों हंसी आती है, क्या हो गया है? चलो करो इसको आगे। तो ये हमारे पास आता है 755 इंटू 22 इंटू 2/7। ये तो कटता नहीं है ना, 75 1755 नहीं जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। पहले ये तो करते हैं 25 पैसा। हाँ 19305/7 आता है। पहले कैलकुलेशंस की होंगी, देख लेंगे। छोड़ दो ना, आप अपनी कैलकुलेशंस देखो उसकी कितनी आई है, वो उसमें सच में नहीं आपका हेल्प होगा। ऐसे कैलकुलेशंस मत करो, किसी की भी नहीं ठीक होंगी। आप पता क्या कर रहे हो, तुम किसी और मेथड से कर रही हो, तुम किसी और मेथड से कर रही हो, वो किसी और से कर रहा है, फिर आपस में तुम लोग कंपेयर करते हो अपने। या तो जो मैं कर रही हूँ आप उससे करो, फिर ऐसे कंपेयर नहीं करो ना, लास्ट स्टेप में आके कंपेयर करो। आपको ये ग्रुप स्टडी कोई बेनिफिट नहीं देने वाली। फिर तुम नहीं हट रहे हो, फिर तुम नहीं हट रहे हो। दिखाना मुझे ये कि नेक्स्ट स्टेप करूं, और ये यहाँ पे वैसे गलती नहीं है, ये ठीक है। हाँ आगे चलो, इस पे आ जाओ। समझ में आता है बात ही। चलो देख लेते हैं इसको। तो अब इसमें हमें क्या करना है, दिस इज योर टोटल, ये जो हमारे पास आया है ना, दिस नंबर इज 77220, जो मेरे पास इसका आंसर आया, दिस इज 77,220/7। सो दिस मच इज द सरफेस एरिया। इसको फर्दर आप 25/100 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 25 पैसा कॉस्ट है, विच इज 1/4। तो जब इसको आप कैंसिल करोगे आ जाएगा 19305। क्लियर हो गया? तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कॉस्ट 19305/7 रुपीज। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं
दोनों को टोटल भी कर लो, मेरी बात सुनो, टोटल भी कर लो, पहले इतना तो निकालोगे ना, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर दिया। एक का 25 पैसा है, एक का 5 पैसा है। अब आ जाओ हमारी जो रॉड्स हैं, सिलेंड्रिकल रॉड्स में क्या है, 8 into 2 pi r square 2 pi r h. We'll just take the curved surface area of one cylinder. तो 8 into 2 into 22 by 7, रेडियस इसमें है 15 by 10, हाइट है 7। ये खत्म हो गया हमारा। So this is 2 5s are and this is 3, तो हम लेंगे 22 into 24। समझ में आ गया? हमारे पास आ जाएगा 22 into 24। This is the curved surface area of 8 cylindrical rods। ठीक है ना? 2 pi r h is one cylindrical rod। हमने 8 लेकर पूरी कैलकुलेशंस कर ली। क्या कट गया ना 7? दोनों 7 कट गए। हाँ 528 into 5 by 100 करोगे इसको, ठीक है? 22 into 24 into 5 by 100, तो यहां से मैं इसको by 20 कर दूंगी। दिस इज 12 और ये 10 आ जाएगा। तो 22 into 12 by 10 कितना आ जाएगा? 264। 26.4 है ब्लैक पेन की कॉस्ट। और अब आप उसको देख सकते हो कि वहां पर हमारे पास इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 19305 डिवाइड बाय 7, सो 2s are 14, 53, 7s are 49, again 50, 7s are 49, 1 नहीं, ये 40 आएगा ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 4 आएगा। 13 minus 9 4 होता है। हाँ, तो ये 5 आ जाए, ठीक है? तो ये 40 आएगा यहाँ पर, 40, 35, then you have 55, right? 55 का मतलब will go for again 7, 49, ठीक है? और ये आ जाएगा 60, तो ये 8 से, राइट? तो अब मैं इसको ले रही हूँ 2757.8 और इसमें ऐड करें 26.4। हद से हद हम इसको 0.9 ले सकते हैं, हद से हद, राइट? तो अब इसको ऐड करो, क्या हमारा आंसर आता है? 2784.32। ठीक हो रहा है, मतलब ठीक है आंसर हमारा 2784.2 आ गया ना। तो ये तो आया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर 8 लिखा, तो मे बी मैं इसके टेक्स्ट पेज पे भी जाऊंगी तो 8 और इसके भी 2 प्लेसेस ले लूंगी तो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज ये 26.4 रुपीज ब्लैक पेंट की कॉस्ट है, 26.4 रुपीज। अब क्लियर हो गया बच्चा सबको, है ना? कैलकुलेशंस मतलब ये ठीक है हमारी, गलत नहीं है। मैंने वही कहा था कैलकुलेशंस ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाओ। आश्वी आप क्या करते हो, पहले 2.25 लेकर मुझे कहते मैं उससे सॉल्व करूं, मैं डिफिकल्ट वाले से करूं और फिर कहते मेरा आंसर ये आया, राइट? मैं हमेशा कैलकुलेशन आपकी सिंपल करवाती हूँ कि आपकी मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2-2 स्टेप्स में 2-2 डिजिट्स की हो। आपको मैं 2.25 को 225 by 100 लेकर फिर सॉल्व करूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। आप कुछ नहीं करो, अपना काम बढ़ा रहे हो और फिर उसमें कंफ्यूजन क्या करो, मेरा ये आया, उसका ये आया, उसका वो आया, ठीक है? गलती के चांसेस हम खुद बढ़ा रहे हैं अपने। क्लियर हो गया इतना? अब है क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। अब ये क्वेश्चन लंबा था ना, कितने स्टेप्स इसमें आगे थे, इसी वजह से आपके पेपर में नहीं आ सकता कि इसमें कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन केस स्टडी में कुछ पार्ट बनकर आ सकता है। ठीक हो गया? केस स्टडी में कुछ पार्ट बनकर ये दिया जा सकता है कि एक ही स्फीयर का आप निकाल लो, कॉस्टिंग मत करो, सरफेस एरिया ही निकाल दो बस। वॉल्यूम स्फीयर में फर्क क्या है? जिस मर्जी में आ सकता है, सरफेस एरिया भी इसमें निकाल सकते हो आप। दोनों ही चीजें निकाल लो क्योंकि दोनों की रेशियो परसेंटेज डिक्रीज जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है? तो डायमीटर आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, इसमें मैं दोनों चीज करवा देती हूँ। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। हाँ 100 और 75 लेकर भी कर सकते हो, x और x/4 भी ले सकते हो, एवरीथिंग इज अलाउड। आप 4 भी ले सकते हो। हाँ
8 भी आसान है, पर आपके टीचर्स एक्सेप्ट करते सब्जेक्टिव में कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायमीटर ना पहले किसी स्फीयर की आपने उसे छोटा कर दिया, 25% से डिक्रीज कर दी। So let the original diameter be, let the original diameter, इसे मैं ले रही हूं x यूनिट्स, ठीक है, या इसको 2x यूनिट्स ले लो, क्योंकि डायमीटर ले रहे हैं ना, तो ओरिजिनल रेडियस क्या होगी, कितनी हो जाएगी, x यूनिट्स। हमारी फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, और हमने ना इसको डिक्रीज कर दिया, तो न्यू डायमीटर क्या होगी, 25% से डिक्रीज करते हो, तो इसका मतलब कैन आई से आपने उसको 75% बना दिया। आपको मैं कहूं कि आपकी पॉकेट मनी 25% डिक्रीज हो जाएगी, अगर आपको 100 रुपीज मिलता है, 25% डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 75 रुपीज मिलेंगे। बहुत सीधा हिसाब है, या आपको आपकी पॉकेट मनी का अब 75% मिला करेगा। समझ में आ गया, 25% डिक्रीज मतलब now the final figure has become 75% of the original figure। तो ये आ गया, और यहीं से आपने डायमीटर जो न्यू निकाली है 3/4 हो गई। अब देखो ना, मैं इसको कहूंगी कि आप इसको सोचते हो कि कैसे कट करें, तो आई डायरेक्टली से दिस इज 3/4, तो ये 3/2 आ गया, x 3/2, जो न्यू डायमीटर है वो है 3x/2। न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, 3x/4। पहले अगर x थी रेडियस, न्यू रेडियस क्या होगी, 3x/4। तो उसने कहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। तो इसमें पता क्या करते हैं, ओरिजिनल न्यू, ये सारी कैलकुलेशंस कर ली। डायामीटर हमने ली थी 2x, और यहां डायमीटर थी 2x 3/4, है ना, तो 3/2x। रेडियस यहां पर थी x, और यहां पर हो गई 3x/4। ठीक हो गया, ये सिर्फ मैंने कैलकुलेशन दिखाई है। हम हमेशा इसमें कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं हमेशा, कि एक ओरिजिनल लिख दिया यहाँ पे, वो लिख दिया, दोनों पे सरफेस एरियाज निकाल लो, राइट। अब कल भी नहीं हुई थी, कल भी नहीं हुई थी, हाँ। तो यहाँ से अब सरफेस एरिया आ गया 4πr², तो आप क्या लिखोगे, 4πx², और यहाँ पे सरफेस क्या होगा, 4π3x/4 का होल स्क्वायर। अब तक क्वेश्चंस कहते थे रेशियो निकालो, अब वो कह रहा है कितना डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो पहले ये था, अब ये हो गया द डिक्रीज। डिक्रीज वो खुद ही पूछ रहा है, तो 4πx² माइनस 4π9x²/16, यही मतलब हुआ। चलो इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो, ये बाय 4। ठीक हो गया, डिक्रीज हुआ तो पहली वाली फिगर बड़ी होगी, नई वाली फिगर छोटी होगी। डिक्रीज, आप रेडियस डिक्रीज करो तो सरफेस एरिया भी डिक्रीज करेगा ना। तो यहाँ पर उसने चेंज नहीं पूछा हुआ मुझसे, चेंज क्या हुआ है, उसने डायरेक्टली कहा है डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कितना हुआ, तो ओरिजिनल माइनस न्यू कर दे, ताकि मेरा पॉजिटिव में आंसर आए। क्लियर हो गया, वरना हमेशा क्या होता है, न्यू माइनस ओरिजिनल, इफ इट्स माइनस देन इट्स अ डिक्रीज, इफ इट्स अ प्लस इट्स अ इंक्रीज। ठीक हो गया, ये डिक्रीज है हमारा, दो नेगेटिव नहीं रख सकते ना, यहाँ डिक्रीज और यहाँ पर भी माइनस। तो अब हमारे पास आता है डिक्रीज इज 4πx² माइनस 9/16 πx², 9/4 सर, 9/4 πx²। कितना हो गया ये, 16 πx² माइनस 9 πx²/4, 7 πx²/4, दिस इज द फाइनल डिक्रीज। ठीक है, तो अब मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक हो गया, तो हमारा है 7 πx²/4, ओरिजिनल क्या है 4 πx² इनटू 100। ये आ जाएगा 7 πx²/4 इंटू 4 πx² इंटू 100। ये πx² पहले कट गया, 7/16 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो हो जाएगा 700/16,
तो इतना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज। यूजुअली क्या होता है, यहाँ पर हमेशा आपको रेशियो पूछ जाते हैं जो बहुत इजी है निकालनी। आपने न्यू निकाला, ओरिजिनल निकाला, दोनों को रेशियो बनाकर कटिंग करके कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो आएगा भी कटिंग में, मतलब ये लंबा हो जाता है और कुछ नहीं। वैल्यूज लोगे, अगर सब्जेक्टिव पेपर में मैम अलाउ कर देती है ना वैल्यूज, तो आप कर लेते, वो स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है, वो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके होने भी चेक बोर्ड के 9th के उसके ही है ना, स्कूल से ही है, तो वो आपकी टीचर जो एक्सेप्ट करती है, हम फाइन विद इट, है ना, समझ में आना चाहिए। और अगर हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर वैल्यूज ओनली। 4 ले लो, हाँ 43.75 2.25। 350/8 कर लो ना, ये 75 350 175/4 है, तो ये आ जाएगा 4 जा 16 3 हाँ 0.7 43.75। अब इसको वॉल्यूम में देखना है आपने, वॉल्यूम में मैं सिर्फ आपको रेशियो निकालती हूँ। हाँ कर सकते हो मैम, वॉल्यूम लिख लो इसमें, ओरिजिनल और न्यू। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 4/3 πr2। स्फीयर है ना, तो ठीक है ना, हाँ 4/3 πr2। सो आई रियलाइज मैं हमेशा गलती करती हूँ ना, तो जब भी स्फीयर आता है ना तो मैं डबल चेक करती हूँ, ठीक हो गया ना, कि मैं स्फीयर का ही वॉल्यूम लिखी हूँ और मैं हेमिस्फीयर यूज करी हूँ कि नहीं, राइट। दिस इज हाउ यू करेक्ट योर मिस्टेक्स। आपको समझ में आएगा कि आपने एक जगह गलती करी और बार बार कर रहे हो, तो बस आपको बस कॉन्शियस होकर अब जहां स्फीयर आएगा एलसी की मैंने वो ठीक लिखा है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको ओरिजिनल रेडियस पता थी x और न्यू वाली कितनी है 3x/4, तो वॉल्यूम निकाल लो। यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई x क्यूब, 4/3 पाई क्या था 3/4 x क्यूब, ठीक है। मैं सिर्फ रेशियो निकाल रही हूँ यहाँ पर। अब रेशियो से भी काम कितना आसान हो सकता है आपका, यहाँ तक पहुंच गए, सरफेस एरिया में भी कर सकते हो। ये 4/3 वैसे कट गया पाई के साथ, है ना, ये आ गया x क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 27x³/64, ठीक है। अब ये x क्यूब भी कट गया, है ना, तो आपकी रेशियो क्या बन गई 64:27। अब मैं और आसान कर रही हूँ कि वैल्यूज भी मत लो, आपने इस तरह से फॉर्मूला से प्रोसीड किया, रेशियो निकाल दी। इसका मतलब क्या है, पहले वॉल्यूम कितना था 64, अब वॉल्यूम कितना है 27, डायरेक्टली नंबर आ गया। पहले वॉल्यूम कितना था 64, अब कितना है 27। तो अगर मैं पहले वाली चीज निकालती हूँ, इसमें निकालती हूँ, हम क्या कर रहे थे 4πx², 4π3/4x², दिस वाज व्हाट सर्फेस एरिया ऑफ 1 ऑफ 2, ठीक है। ये 4π कैंसिल हो गया, x² इज टू 9/16x², समझ में आ गया, ये x² कैंसिल हो गया, 16:9 की रेशियो आ गई। मतलब पहले सरफेस एरिया 16 था, अब कितना हो गया 9, कितना डिक्रीज हो गया, पहले 16 था अब हो गया 9, कितना डिक्रीज हुआ 7, किससे डिक्रीज हुआ 16 से, वही नंबर आ गया 7/16। तो हमेशा हमें रेशियो निकालने को कहा जाता है और रेशियो से हमारा काम आसान हो जाता है। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम टू न्यू वॉल्यूम इज 64:27। डिक्रीज इंक्रीज भी अब आप निकाल सकते हो, समझ में आ गया इतना हमें, राइट। और एक बात यहाँ पर मैंने डायमीटर ली थी ना, आप डायरेक्टली रेडियस को भी 25% डिक्रीज कर सकते हो, समझ में आ गया। आप रेडियस, क्योंकि अगर डायमीटर चेंज हुई है 25% से, तो रेडियस भी 25% से ही चेंज होगी, समझ में आ गया हमें कि नहीं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन 1, विच इज थोड़ा लंबा पर इजी है। हाँ हाँ हो जाता है, समझ में आ गया ये, राइट। अच्छा इसमें ना मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाती, मैं आपको क्या करवा रही हूँ अब यही चीजें कि अगर आप रेडियस को डबल करते हो, क्यूब करते हो, स्क्वायर करते हो, तो आपके वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ जाता है, ठीक हो गया। तो ये चीज हम देखते हैं। ये ना मैंने आप पहले करवाया था और मैंने ग्रुप में ना इसकी फोटोग्राफ भी शेयर की थी, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, विच इज लाइक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये होगा क्या आपके ना, ये एमसीक्यू में टीचर 1 मार्क, डीएवी को तो बहुत पसंद है क्वेश्चन, डीएवी डालेगा ही डालेगा, बाकी स्कूल्स भी डाल देंगे, इजी है, दोबारा से मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। चलो और समझ भी लो इसको।
अच्छा है, तुम्हारा दिमाग भी चलता है। चलो, पहला था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब क्या हुआ, न्यू क्यूबॉइड ले लिया, इसकी हर एक डायमेंशन को डबल कर दिया। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ वॉल्यूम में क्या फर्क आए। ईच डायमेंशन इज डबल, सो व्हाट इज द change in the volume or ratio, how much time volume has increased या volume has become how much। हाँ, तो ये आ गया वॉल्यूम LBH। आपने हर डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया, मतलब डबल कर दिया, हर डायमेंशन 2 से मल्टीप्लाई हुई, तो आपका वॉल्यूम 2 into 2 LBH 8 LBH हो गया। मतलब वॉल्यूम हैज बिकम 8 times, it has not increased by 8 times or decreased by 8 times, it has become 8 times। और इंक्रीज कितना हुआ है, 7 LBH का इंक्रीज है 7 टाइम्स का। लिख लो इस चीज को, इंक्रीज इज 7 टाइम्स, बिकॉज ये छोटी सी चीजें हैं जहां पर ना बस हम 8 की जगह 7 मार्क कर देंगे, 7 की जगह 8 मार्क कर देंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम has become, new volume has become 8 times of original volume। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, ये चीज समझ जाओगे फिर कोई समझाने वाली बात नहीं है, राइट। जब एक क्लिक टू मेमोरी हो गई तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि उसने इंक्रीज पूछा है या हमें पूछा है वॉल्यूम हैज बिकम हाउ मच, राइट। अब होता क्या है, कभी कभी ना ये तो हमने ऐसे लिया कि है, अब वो कहता है कि लेंथ को डबल कर दिया, ब्रेड्थ को हाफ कर दिया, हाइट को 3 टाइम्स कर दिया। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो उसमें कुछ नहीं करना, LBH जो हमारे ये नंबर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके LBH। समझ में आ गया ना प्रोसेस ये। So the new volume in this case will become 3 times। लेंथ डबल हो गई, ब्रेड्थ हाफ हो गई, हाइट 3 टाइम्स कर दी। ठीक है, हाँ वो मतलब ये हमारे पास 3 टाइम्स आ गया। आपने जो नंबर्स देखे, जो फैक्टर्स है, आपने डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया है रिस्पेक्टिवली, आपने उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू गॉट द आंसर कि हमारा ये 3 LBH वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये क्यूब होगा तब भी सही है, क्यूब में आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन दी जाएगी, है ना। तो क्यूब में क्या होगा, क्यूब में साइड साइड साइड, ईच साइड इज डबल। तो क्यूब की बात होगी तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, 8 टाइम्स ही। अगर आप डबल कर रहे हो तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, तो वॉल्यूम विल बिकम 8 टाइम्स। क्लियर हो गया इतना हमें। अब इसके बाद इफ वी टॉक ऑफ सरफेस एरिया, ये तो वॉल्यूम की बात की, अब आते हैं सरफेस एरिया पर। ठीक है, इसी केस में LBH था, 2 LB प्लस BH प्लस LH ये था। दूसरे केस में क्या हो गया, 2L 2B 2H। तो 2 into 2L into 2B 2B into 2H प्लस 2H into 2L, ये आ गया। सो ये 2 और 2 कॉमन आ गया, LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया। सॉरी 4, यहां से 4 बाहर आएगा। समझ में आ गया, ये 2 और ये 2, ये वाला 2 और ये 2 आपस में 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 बाहर आ गया। ठीक है, तो अब हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, सॉरी सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स। इंक्रीज कितना हुआ है, 3 टाइम्स। नाउ इट हैज बिकम 4 टाइम्स। इतना क्लियर है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद सिलेंडर पर। चलो, ये तो चीज आ गई हमारी, वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमें पता लग गया ना कैसे कंपेयर होता है, रेशियो निकालनी हो। ये आपको एग्जाम्पलर में बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, गुड अमाउंट ऑफ 5-6 क्वेश्चंस तो है, बाकी मैं भी आपको करवा दूंगी। What happens if volume is double, if radius is doubled, height is half, तो क्या होता है। Okay, next in case of a cylinder, next is case of a cylinder, ये लिख लिया सबने, चलो रेड कर दो ना इसको। नेक्स्ट इज केस ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर में कितनी डायमेंशंस होती हैं, एक रेडियस और एक हाइट। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जल्दी नहीं लेते, कर्व को ही हम कंपेयर करते हैं बिकॉज वो इजी होता है। अब आते हैं, मैंने कहा रेडियस कर दी डबल, हाइट को नहीं छेड़ा।
व्हाट इज द वॉल्यूम? पाई 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर इंटू h, कितना बन जाएगा? ये 4 पाई r स्क्वायर h हो गया। कि जब आपने सिर्फ रेडियस को किया डबल, क्योंकि रेडियस होती है स्क्वायर, वॉल्यूम हैज बिकम 4 टाइम्स, राइट। अब इसी का मैं सेकंड केस लेती हूँ, आपने रेडियस को नहीं किया, हाइट को डबल कर दिया, तो आप क्या करोगे? पाई r स्क्वायर इंटू 2h, तो वॉल्यूम विल बिकम 2 टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम इस केस में हाइट जो है वो स्क्वायर में नहीं आती। दोनों को इकट्ठे छेड़ दो, रेडियस भी डबल कर दी, हाइट भी डबल कर दी, तो इस केस में डायरेक्टली आप 8 टाइम्स कर सकते हो, क्योंकि 2r का होल स्क्वायर हो गया, h का भी डबल हो गया, तो आपका फैक्टर 8 का बन गया। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये आएगा भी तो एक एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ रेडियस को छेड़ा है कि दोनों को छेड़ा है। अगर तो दोनों को छेड़ा है ना, फिर तो आप डायरेक्टली 8 लिख सकते हो, लेकिन किसी भी एक को छेड़ा तो आपको देखना है कि वो रेडियस है या हाइट है। रेडियस है तो वो स्क्वायर में फर्क लेकर आएगी, हाइट है तो वो सिंगल 2 में लेकर आएगी। नहीं, फ्राइडे का है ना, फ्राइडे, ठीक है। तो पाई 4r स्क्वायर इंटू 2h हो गया, ये 8 पाई r स्क्वायर h। कुछ नहीं होता, बस इसमें आपने देखना है कि रेडियस डबल कर दी तो r की जगह 2r लिख दिया, हाइट हाफ कर दी, h की जगह हाफ कर दिया। एनी फैक्टर जो दिया हो, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं। अब इस केस में ले लो, ये 2 पाई r h था, तो आप करोगे 2 इंटू पाई 2r इंटू h, तो आपका ये हो जाएगा 2 टाइम्स। 2 पाई r h तो था, एक 2 ही अलग से आ गया हमारे पास, है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही 2 पाई, ये तो r, h क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, अगेन 2h 2 टाइम्स। और अगर दोनों को हमने छेड़ दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। क्लियर हो गया इतना? तो रेशियो हमारी इस केस में, चलो नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखा हुआ है, बंद क्यों कर दिया बुक्स हमने? मैंने कहा तो नहीं है, ऐसे ही तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। नेक्स्ट लिखो, इन अ सिलेंडर रेडियस इज हाफ। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ, सारे केसेस एक्सप्लेन ही किए थे। एंड हाइट इज डबल, रेडियस को हाफ कर दिया, हाइट को डबल कर दिया। क्या होता है कि आपको लगता है कि रेडियस वॉल्यूम सेम रहेगा, रेडियस इज हाफ, हाइट इज डबल, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम्स? पहले केस का वॉल्यूम टू सेकंड केस का वॉल्यूम क्या हो? तो इसमें जजमेंट जो है ना वो कि रेडियस हाफ की, हाइट डबल कर दी, 2 कट हो गया, हमने कहा कि नहीं जी वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वो चीज नहीं करनी। दिस इज द ओनली रीजन मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ कि ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। v1:v2 आ गया, तो ये तो आप लिखोगे पाई r स्क्वायर h, फिर कह दोगे रेडियस हाफ होगी पाई 1/2 r होल स्क्वायर, और हाइट डबल हो गई 2h, तो ये हो जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका? हाफ। रेशियो क्या बन गई वॉल्यूम की? कि पहले वॉल्यूम 2 था, अब हो गया 1। रेशियो ऑफ 2 वॉल्यूम्स इज 2:1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली वहां पे लिखा होता है नो चेंज, हम मार्क कर देते हैं नो चेंज, रीजन आउट नहीं करते। तो इस केस में हमेशा रीजन आउट करना, बिकॉज जो भी रेडियस है वो हर क्वेश्चन में स्क्वायर या क्यूब होती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली भी डिसाइड। अब सरफेस एरिया निकालना तो वो भी निकाल लेंगे रेशियो, ठीक है। इसके बाद में उसने सरफेस एरिया कहा है, देखो नेक्स्ट इज सरफेस एरिया, दोनों का निकालना है। CSA1 CSA2, तो ये होगा 2 पाई RH, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई, रेडियस हाफ की r/2, हाइट डबल कर दी 2h। तो इस केस में पहले भी 2 पाई RH था, अब भी कितना हो गया 2 पाई RH। तो रेडियस की रेशियो क्या होगी, मतलब सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी 1:1। तो सरफेस एरिया के केस में हम कह सकते हैं कोई फर्क नहीं आएगा, आपने लंबा नहीं खींचा, उसको थोड़ा फ्लैटन कर दिया, ठीक है, पतला कर दिया और लंबा खींच दिया, या थोड़ा सा आपने उसको, उसकी थिकनेस मतलब उसको थोड़ा बड़ा कर दिया रेडियस को, और हाइट छोटी कर दी। समझ में आ गया? पेपर वही है, जैसे ये पेपर है, मैंने इस तरह से रोल कर दिया लॉन्ग लेंथ, एक बार मैंने ब्रेड्थ के लॉन्ग रोल कर दिया, पेपर तो वही रहा, हर एक केस में रेडियस में फर्क रहा, लेकिन सरफेस एरिया दोनों का सेम रहे, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ऐसे ही
नेक्स्ट लिखो, व्हाट हैपेंस इफ आई डबल द रेडियस एंड हाइट को हाफ कर दे। रेडियस इज डबल्ड, हाइट इज हाफ, बस ये देख लो, इसमें वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दी मत करना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू h बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की रेशियो क्या हो गई 1:2। चाहे हमने हाइट को हाफ कर दिया है, लेकिन रेडियस डबल होने की वजह से वो स्क्वायर होती है, हमारा वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, सी एस से सेम होगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच आ गया और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई 2r इंटू एच बाई 2। इन दोनों फैक्टर्स ने आपस में कैंसिलेशन कर दी और सी एस से बन जाएगा 1:1 की रेशियो। सेम गोज फॉर कोन, सेम गोज फॉर स्फीयर, हर एक चीज में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। समझ में आ गया हमें? हाँ, इतनी नींद आती है, बहुत नींद आ रही है सच में। हाँ, कितनी यॉर्निंग कर रहे हो? यॉर्निंग तो करो लगातार। अच्छा, मेरे सामने यॉर्निंग करके करो, नहीं कर रहा।